सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 17 दिसंबर के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट होंगे उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी जो पीडीएफ फाइल है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, साथ में जो आपका नवंबर महीने का मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 था और पार्ट 2 था, इन दोनों को मैंने अपलोड कर दिया है। तो इन दोनों पार्ट को आप देख सकते हैं और पूरे नवंबर महीने के करंट अफेयर को रिवाइज कर सकते हैं। आज इसका पार्ट 3 भी शाम को 9 बजे आ जाएगा, तो सभी लोग 9 बजे तैयार रहेंगे। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मस्ट है, क्योंकि ये चैनल नया नया शुरू हुआ है और इसी चैनल पे मैं आपको अब सारी क्लासेस दूंगा। तो सभी बच्चों को बता दीजिए कि सर अब जो है इसी नए चैनल पे क्लासेस लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि पुराने चैनल पे जो है क्लासेस स्टार्ट कब होंगी। तो देखिए, वहाँ पे क्लासेस अब नहीं लूंगा मैं, अब नए चैनल पे ही आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो ये सारे बच्चों को बता दीजिए। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है यह है कि हाल ही में भारत में जो आपका विजय दिवस है ये किस दिन मनाया गया। देखिए, विजय दिवस को हम 16 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक 3 युद्ध हो चुके हैं। पहला हुआ था 1965 में, दूसरा हुआ था 1971 में और तीसरा हुआ था 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। तो जो 1971 वाला युद्ध है, जो कि इंदिरा गांधी के समय में लड़ा गया था, इसकी खास बात क्या रही? देखिए, 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध था ये 3 दिसंबर को शुरू हुआ था और 13 दिनों तक चला था और आधिकारिक तौर पर 16 दिसंबर को ये समाप्त हुआ था। यानी कि 16 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और देखिए, 1971 में 16 दिसंबर के ही दिन पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी की सहयोगी सेनाओं के सामने बिना शर्त जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। और देखिए, इस युद्ध की समाप्ति के बाद जो आपका बांग्लादेश है इसका उदय हुआ, यानी कि बांग्लादेश एक नया देश बन गया। तो देखिए, इस साल जो है टोटल 50 साल पूरे हो चुके हैं इस विजय के। तो देश जो है 2021 में 50वां विजय दिवस मना रहा है इस 1971 के जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके विजय की याद में। तो 16 दिसंबर 2021 को हमने 50वां विजय दिवस मनाया है। और अगला है कि हाल ही में किसने चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी का पदभार संभाला। तो देखिए, अभी हाल ही में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं इन्होंने चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी का पदभार संभाल लिया है। देखिए, दुखद घटना एक हुई थी अभी हाल ही में कि जो भारत के सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, इनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है निधन हो गया था। तो इनके निधन के बाद ये पद खाली हो गया है सीडीएस का। तो इसीलिए जो है चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस। देखिए, एक बच्चे ने पूछा था मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि सर सीडीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो सेना के तीनों अंगों के चीफ में जो भी वरिष्ठ होता है, यानी कि जल थल और वायु सेना के चीफ में से जो भी वरिष्ठ होता है उसको ये जिम्मेदारी मिलती है, उसको चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी का पदभार मिलता है। तो जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद तीनों चीफ में सीनियर मोस्ट होने की वजह से जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को ये जिम्मेदारी मिली है। देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है सीडीएस के बारे में इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जनरल बिपिन रावत काफ़ी ट्रेंड में थे और मतलब पूरा भारत शोक की लहर में डूब गया था जब इनका निधन हुआ था हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है कि हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने सिर्फ 33 साल की उम्र में फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो आपके सर्जियो एगुएरो हैं ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे। देखिए, इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, यानी कि दिल की बीमारी हो गई थी, इसलिए इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। देखिए, इसी साल इंग्लैंड के बड़े क्लब मैनचेस्टर सिटी के साथ एक दशक लंबा समय बिताने के बाद जो आपके सर्जियो एग्यूएरो इन्होंने कुछ महीने पहले ही बार्सिलोना को ज्वाइन किया था। यानी कि क्लब मैनचेस्टर सिटी छोड़कर इन्होंने बार्सिलोना को ज्वाइन किया था, लेकिन दिल की बीमारी होने के कारण इन्होंने कहा कि अब ये फुटबॉल को छोड़ते हैं, यानी फुटबॉल से अलविदा कह दिया इन्होंने। अगला प्रश्न है कि डेटा एनालिटिक्स कंपनी यू जीओवी के एक सर्वे के मुताबिक विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में से किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। याद रखिएगा,
डेटा एनालिटिक्स कंपनी है जिसका नाम है UGOV। इसने एक सर्वे किया और अपने सर्वे में बताया कि विश्व के जो 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्ति हैं, यानी कि जिनकी सबसे ज़्यादा तारीफ होती है, उनमें पहला स्थान बराक ओबामा को मिला है, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। और देखिए इस सूची में पीएम मोदी ने जो है कई प्रभावशाली हस्तियों और राजनीतिक हस्तियों को छोड़कर पछाड़कर जो है 8वां स्थान हासिल किया। यानी कि इस सूची में, यानी कि विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में पीएम मोदी को 8वां स्थान मिला है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। देखिए पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पीछे छोड़ दिया है। और पांचवा प्रश्न है कि कौन सा एयरपोर्ट जल्द ही देश का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा। तो देखिए जो आपका दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ये जो है 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा भारत का। देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, इसके दक्षिणी एयरफील्ड पर रनवे 11/29 के समानांतर एक नया 4.4 किलोमीटर लंबा रनवे तैयार किया जा रहा है। तो इसके बनने के बाद ये जो है, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है, ये 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा भारत का। अगला है कि हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने किस राज्य के सिमहाद्री में एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है। तो देखिए आपको बता दूं, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। देखिए अभी हाल ही में जो है, जो एनटीपीसी ने बताया है कि ये जो है, यानी कि जो आपका ये एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना है, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में शुरू किया गया है। तो ये जो है भारत की पहली दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में से एक होगी। और इस अनूठी परियोजना की रूपरेखा एनटीपीसी ने तैयार की है। ये भारत के लिए एक विशिष्ट परियोजना है और लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर जैसे देश के दूर दराज क्षेत्रों को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करने में ये मददगार भी होगी। और सातवां की हाल ही में केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर 2021 को प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर 2021 को प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम के लिए जो है टोटल 76,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। और देखिए इसके तहत, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम के तहत अब भारत में सेमी कंडक्टर चिप होंगे और डिस्प्ले बोर्ड होंगे, इनका निर्माण किया जाएगा। देखिए भारत के जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, इन्होंने बताया कि जो सेमी कंडक्टर चिप्स हैं, इनका डिज़ाइन, फैब्रिकेशन और पैकेजिंग के लिए पूरा इकोसिस्टम भारत में ही स्थापित किया जाएगा। आठवां की हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो देखिए पहले लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल हुआ करती थी और लड़कों की 21 साल हुआ करती थी, लेकिन अब लड़कियों को लड़कों के बराबर कर दिया गया है। अब लड़कियों की शादी की उम्र भी जो है 21 वर्ष कर दी गई है बढ़ाकर। तो इस कदम से महिलाओं की जो विवाह की कानूनी उम्र है, ये पुरुषों के समान, यानी कि 21 साल हो जाएगी। अब वर्तमान में देखिए जो हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध हैं, इनके लिए जो हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, इसके तहत महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और पुरुषों के लिए 21 वर्ष है। लेकिन अब दोनों 21-21 हो जाएंगे, यानी कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल और लड़कों की भी जो है 21 साल हो जाएगी। तो जिनको जल्दी शादी करना है, जिन लड़कियों को, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन जो लड़कियां अपना फ्यूचर बनाना चाहती हैं, उनको थोड़ा समय मिल जाएगा। 21 साल तक ये जो है अविवाहित रह पाएंगी और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी। नौ प्रश्न की हाल ही में फ्रांस की दिग्गज कंपनी सनेल ने भारतीय मूल की किस महिला को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। तो देखिए जो कंपनी है सनेल, ठीक है, तो सनेल ने भारतीय मूल की एक महिला है लीना नायर, तो लीना नायर को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है। देखिए जो भारतीय मूल की ये लीना नायर हैं, इनको फ्रांस के लग्जरी ग्रुप सनेल ने जो है लंदन में अपना ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया है। और आपको बता दें कि जो आपका सनेल है, ये फैशन की बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। देखिए लीना नायर की बात करें तो ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर की निवासी हैं, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर से बिलोंग करती हैं। तो सनेल ने भारतीय मूल की जो लीना नायर है, इनको अपना सीईओ बनाया है। और 10वां प्रश्न की एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
तो देखिए एडीबी ने कहा कि जो 2021-22 का वित्तीय वर्ष होगा, इसमें भारत का जो आर्थिक वृद्धि दर होगा ये होगा 9.7%। देखिए एडीबी जो है कई बार इसमें बदलाव कर चुका है। देखिए जो एशियाई विकास बैंक है इसने 3 महीने में दूसरी बार चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है इसके अनुमान को घटाकर 9.7% कर दिया है। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसका कारण उद्योग के समक्ष आपूर्ति संबंधी बाधाओं को बताया है। देखिए इसके पहले एडीबी ने जो है सितंबर महीने में एक अनुमान जारी किया था। सितंबर महीने में इसने कहा था कि 2021-22 में जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर होगी ये 10% रहेगी, लेकिन अभी देखिए ये पलट गया है। अब इसने कहा है 10% नहीं, 9.7% रहेगी 21-22 के वित्तीय वर्ष में। लेकिन एडीबी जो है अपने पुराने वाले एक वक्तव्य कायम है कि जो आपका वित्तीय वर्ष 2022-23 होगा उसमें भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी होगी, 7.5%। 11वां की हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने आशु सुयस को जो है कितने सालों के लिए कोटक महिंद्रा बैंक का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। तो देखिए जो आशु सुयस है ये कोटक महिंद्रा बैंक में 5 साल की अवधि के लिए जो है स्वतंत्र निदेशक के पद पर अपॉइंट हुए हैं। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने एक बयान में कहा है कि ये नियुक्ति जो है ये 24 जनवरी 2022 से लेकर 23 जनवरी 2027 तक प्रभावी होगी। और देखिए जो आशु सुयस हैं ये इससे पहले कहाँ काम कर रहे थे, ये रेटिंग एजेंसी क्रिसिल में प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब ये जो है कोटक महिंद्रा बैंक में आ गए हैं, स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम करेंगे। 12वां की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो देखिए पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है इसने फैसल हसनैन को जो है अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया है, और जो आपके फैसल हसनैन हैं इन्होंने इस पद पर वसीम खान का स्थान लिया है। देखिए जो फैसल हसनैन है इस जनवरी में पीसीबी के सीईओ का पदभार संभालेंगे। देखिए पाकिस्तान और चाइना ये दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं और बार बार उंगली करते रहते हैं। तो यहाँ से संबंधित जितने भी न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ वो देखिए एग्जाम में पूछ भी लिया भी जाता है। तो आप उसको एक अलग पेज पे नोट कर लिया कीजिए कि चीन से संबंधित न्यूज़, और एक पेज बनाइए उस पर लिखिए पाकिस्तान से संबंधित करेंट अफेयर। 13वां की भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने किसको जो है SJFI पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो देखिए जो भारतीय खेल पत्रकार महासंघ है इसने सुनील गावस्कर को SJFI पुरस्कार देने की घोषणा की है। सुनील गावस्कर कौन है, देखिए ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं और भारत के महानतम बल्लेबाजों में इनकी गिनती होती है। तो सुनील गावस्कर को जो है SJFI पुरस्कार दिया जाएगा भारतीय खेल पत्रकार महासंघ के द्वारा। और देखिए इसके साथ में जो भारतीय खेल पत्रकार संघ है ये कई अन्य खिलाड़ियों को भी सम्मानित करेगा। तो आइए इनके नाम जान लेते हैं। देखिए अभी हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति में जो है भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने बताया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीतने वाले जो भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रोवर खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। तो ये नीरज चोपड़ा को उसने जो है SJFI का साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है। जबकि टोक्यो ओलंपिक में ही सिल्वर मेडल जीतने वाली जो भारोत्तोलक है मीराबाई चानू, इनको साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये दोनों पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में देखिए जो पैरा खिलाड़ी हैं इनको भी सम्मानित किया है भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने। देखिए टोक्यो पैरालंपिक जो था इसमें शानदार प्रदर्शन करने वाले जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल को और प्रमोद भगत को जो है पुरुष वर्ग में साल के सर्वश्रेष्ठ पैरा खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों जो है पुरस्कार को साझा करेंगे कौन कौन, जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल और प्रमोद भगत, इन दोनों को संयुक्त रूप से जो है साल का सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट चुना गया है। और साथ में जो निशानेबाज हैं अवनी लेखरा, इनको साल की सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा खिलाड़ी चुना गया है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से 5 प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, पांचों मैंने बता दिया है। अगला कि भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। तो देखिए इनका नाम है सुनील अरोड़ा। देखिए सुनील अरोड़ा जो है इनका जन्म 13 अप्रैल 1956 को पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। ये एक IAS ऑफिसर हैं, ठीक है, और ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। और इनको बयाली में कहाँ अपॉइंट किया गया है, सुनील अरोड़ा को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। और 15वां प्रश्न जो है इसकी मतलब देखिए इसकी 2000% मैं आपको गारंटी देता हूँ। यह प्रश्न जो है मतलब हर एग्जाम में
आपको छपा मिलने वाला है। देखिए आगामी जो परीक्षाएं हैं जैसे कि बिहार दरोगा हो गया या फिर अन्य स्टेट के एग्जाम हो गए, तो इनमें ये प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए अभी हाल ही में रिसेंटली जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है और साथ में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इन दोनों का अनाउंसमेंट हो गया है। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है नीलमणि फूकन जूनियर को, और जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया है किसको, कोंकणी भाषा के उपन्यासकार हैं दामोदर मौजो को। तो दामोदर मौजो ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है और नीलमणि फूकन जूनियर ने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। आइए इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसको किसने जीता है, नीलमणि फूकन जूनियर ने। ये प्रख्यात असमिया कवि हैं और इन्होंने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। देखिए इनका जन्म हुआ था 1933 में, ठीक है, यानी कि बहुत आज़ादी के पहले ही हुआ था 1933 में। देखिए जो नीलमणि फूकन हैं इनको पद्मश्री, साहित्य अकादमी अवार्ड और असम वैली अवार्ड और साहित्य अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया जा चुका है। और रिसेंटली जो है इनको क्या दिया गया है, नीलमणि फूकन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। देखिए 56वां और 57वां ये दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज करेगा आपको, लेकिन कंफ्यूज आप नहीं होंगे, आपको पता हो गया कि नीलमणि फूकन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और दामोदर मौजो ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। तो आइए थोड़ा सा अब हम दामोदर मौजो के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो आपके दामोदर मौजो हैं ये इससे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार जीत चुके हैं और इनके उपन्यास जैसे कि कर्मेलीन और सुनामी साइमन और लघु कथाएं टेरेसा मैन एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम गोवा के लिए जाना जाता है इनको। और ये कोंकणी लेखक, देखिए अब तक केवल एक ही कोंकणी भाषा के लेखक को ये पुरस्कार मिला था, लेकिन अब ये जो है दूसरे ऐसे कोंकणी भाषा के लेखक हो गए हैं दामोदर मौजो जिनको ये पुरस्कार मिला है, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। देखिए इससे पहले एक कोंकणी लेखक थे जिनका नाम था रविंद्र केलेकर। तो रविंद्र केलेकर को जो है 2006 में जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, लेकिन ये दूसरे ऐसे कोंकणी भाषा के लेखक हो गए हैं कौन, दामोदर मौजो, जिनको अभी हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में अब जो मैं बताने जा रहा हूँ 2 लाइन उसको नोट कर लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है ये भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के द्वारा हर साल भारतीय लेखकों को दिया जाने वाला एक साहित्य पुरस्कार है। ये 1961 में स्थापित किया गया था और केवल भारतीय लेखकों को ये दिया जाता है जो कि भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में लिखते हैं, ठीक है। तो भारतीय भाषा में जो भी भाषा हो गई, हिंदी हो गई या फिर कोंकणी हो गई, मतलब जितनी भी भाषाएं संविधान में हमारे जो है निर्दिष्ट की गई, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो अभी एक काम कर दीजिए, अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए तो उसको लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। देखिए पहला प्रश्न आज की क्वेश्चन अपडेट आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया, बताइए आंसर। नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि दिसंबर 2021 में पीएम मोदी ने किस राज्य में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया, बताइए। और अगला कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को लॉन्च किया, बताइए। और अगला कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, बताइए। और अगला कि किस खिलाड़ी को नवंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, आंसर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको हम 14 दिसंबर को मनाते हैं। दूसरा था कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत इस सूचकांक में 66वें स्थान पर है। और अगला था कि दिसंबर 2021 में कौन सा देश श्रेणी बी राज्यों के तहत 2022 से 23 द्विवार्षिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन परिषद के लिए फिर से चुना गया है, तो ये सम्मान भारत को मिला है। और चौथा था कि कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला पहला दुनिया का देश बन गया है, तो ये देश आपका है यूनाइटेड अरब अमीरात। वहाँ पर जो है अब 4.5 दिन का कार्य सप्ताह बना दिया गया है। और पांचवा था कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का उद्घाटन किया, तो देखिए ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बनारस यानी कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का उद्घाटन किया गया है।
तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।